नॉवल वहशत ज़दा मोहब्बत की ये छठी एपिसोड है और यकीनन आप लोगों को ये नावल पसंद आ रहा होगा। तो आइए इसकी इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, पिछली एपिसोड में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी एंड पर, और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब पढ़ते पढ़ते ही अचानक मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई रहती है और नींद पूरी नहीं हो रही। रात को रिकॉर्डिंग करती हूँ, सुबह भी कोई इतना शोर होता है घर में, जल्दी जाग जाती हूँ, सही से सो नहीं पाती। तो फिर ये है कि मेरी नींद बहुत डामाडोल हो गई है। तो आप लोगों की वजह से सिर्फ इतना मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन खैर, आइए स्टार्ट करते हैं इसकी इस एपिसोड को। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर कोई अमर बेग नावल सुन रहा है तो उसकी मैंने हाइड कर दी है नावल फॉर एवर चैनल पर एपिसोड्स को, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है फॉर एवर बुक हेवन पर। तो वहाँ पर जो चौथी एपिसोड है वहाँ पर आप उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 3 एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उधर समीर की शादी उसकी कज़न के साथ हो चुकी थी। वो कनाडा में सेट थे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैराबाद कह चुके थे। दूसरी तरफ फराज भट्टू अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे। उधर समीर की शादी उसके कज़न के साथ हो चुकी थी। वो कनाडा में सेट थे, पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैराबाद कह चुके थे। दूसरी तरफ फराज भट्टू अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे। उसके दोस्त ने इस केस में उसकी बहुत मदद की थी। एसपी को रिपोर्ट देने से पहले उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी अपने पास रख ली थी, जिसका उसको बड़ा फ़ायदा हुआ। वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ था कि उसके दोस्त सरफराज की आवाज़ आई। मुबारक हो फराज साहब, आज आपकी मेहनत रंग ले आई। वो आते ही जोश से बोला, खैर है? फराज ने कहा। वो एक फाइल उसके सामने मेज़ पर फेंकता हुआ कुर्सी पर चौड़ा होकर बैठ गया। फराज ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। यकदम उसकी आंखों में खुशी चमकी। वो एक डीएनए मेडिकल रिपोर्ट थी। वेल डन सरफराज, तुमने कमाल कर दिया। फराज खुश होते हुए बोला। अब खान के बच के दिखाए। फराज साहब, आपको फिर सोच लेना चाहिए, खान बहुत बाअसर है। सरफराज बोला। खान जितना भी बाअसर है उसको तो मैं मट्टी में मिला के छोड़ूंगा। फराज की आंखों में जुनून था। आप जानते हैं खान बच जाएगा, सरफराज ने यह कहा तो फराज के चेहरे पर मायूसी छा गई। नाश्ते के दौरान कोई कुछ नहीं बोला। रिदा अपने कमरे में आ गई थी। उसे जो करना होता था हुक्म मिल जाता था। अभी वो आके बैठी ही थी कि दरवाज़ा खुला और खान अंदर आया। रिदा एकदम घबरा सी गई। खान ने कुछ देर दरवाजे पर खड़े होकर देखा, फिर चलता हुआ उसके करीब आया और बैठ गया। रिदा सहम कर बैठ गई। वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, लेकिन चेहरे पर गम के असरार। वो नज़रें झुकाए फर्श को देख रही थी। अपने शौहर को देखोगी नहीं, खान बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था। रिदा ने बेयकीनी के आलम में खान की तरफ देखा कि आज इतने आराम से कैसे बोला। रिदा ने खान की तरफ देखा तो उस दिन की तरह कुछ बाल उसके रुखसार पर गिर गए। खान ने उनको हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ करीब गया रिदा एकदम पीछे हट गई। एकदम खान की सारी नरमी गुस्से में बदल गई। उसने हाथ बढ़ा के रिदा के चेहरे को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसके दोनों गाल खान के हाथ में जकड़े हुए थे। उसे तकलीफ़ हो रही थी। अब तो रुखसती भी हो चुकी है, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। खान उसके चेहरे के करीब आता हुआ बोला। रिदा को इतना दर्द हो रहा था कि बोला नहीं जा रहा था, लेकिन खान ने तो तकलीफ़ देना ही थी। थोड़ी देर बाद खान ने उसे छोड़ दिया। उसके हाथ के निशान रिदा के चेहरे पर नक्श हो चुका था। कैसा लगा खान की दुनिया में आके? बहुत फुदक रही थी ना, इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत को चैलेंज किया था। खान गुस्से से बोल रहा था और रिदा चुप बैठी सुन रही थी। वो लोग जो सर उठाकर मुझसे बात नहीं कर सकते, तुमने उनके सामने क्या क्या कहा? अब मैं बताऊंगा तुम्हें इसका अंजाम। खान की आंखों में वहशत थी। उसने स्टूल उठाया और रिदा के सामने बैठ गया। रिदा की धड़कन तेज़ हो गई। चलो फिर से बोलो वही सब जो उस दिन ऑफिस में बोला था सबके सामने। खान आस्तीन चढ़ाते हुए बोला। रिदा घबराई हुई नज़रों से खान को देखे जा रही थी। चलो बोलो, खान फिर बोला। कहो वैसे ही कि खान घटिया हो तुम। रिदा को समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले अब। वो खामोश बैठी रही चुपचाप। बोलो, खान गरजा। वो एकदम सहम गई। मैं नहीं बोल सकती, रिदा टूटी हुई आवाज़ में बोली। बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्या कहा था? मुझसे नफरत है ना, तो दिखाओ अपनी नफरत। खान की आवाज़ में वही गरज थी। बोलो, खान ने सख्ती से कहा। रिदा की आंखों में पानी भर आया। खान घटिया। उसने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि रोने लग गई थी। नफरत करती हो तो ये आंसू क्यों निकल रहे हैं? खान उसी तलखी से बोला। रो कोई नहीं, कहो तुम जैसा इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं है।
खान ने एक बार फिर कहा, लेकिन रिदा रोए जा रही थी। कहो, खान फिर गरजा। रिदा ने हिम्मत करके रोते रोते कह ही दिया, साथ ही साथ रब से शिकवा कर रही थी कि आखिर किस बात की सज़ाएं मिल रही हैं मुझे। शाबाश, खान बोला। हर जुमले के साथ उसकी आंखों में नफरत उतर रही थी। कहो खान, तुम्हारे नसीब में कभी मोहब्बत नहीं होगी। रिदा में और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन खान के गुस्से के सामने उसे बोलना पड़ा। खान की आंखें सुर्ख हो गई थी, वो रिदा को घूरे जा रहा था। कहो, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, खान ने एक बार फिर कहा। खुदा के लिए, रिदा रोते हुए उससे ज़्यादा कुछ ना बोल पाई। जो कहा है वो करो, खान गरजा। बोलो। खान, मैं नफरत करती हूँ मैं नफरत करता हूँ तुमसे। खान रिदा की बात काटकर इतने ज़ोर से गरजा कि उसकी धार से कमरा लर्ज उठा। सहमी हुई रिदा को अपने कानों पे हाथ रखना पड़ा। उसे लग रहा था अगले लम्हे उसका दिल फट जाएगा। इतनी मजाजी खुदा को ऐसे बोलते शर्म नहीं आती, खान ने उसे घूरते हुए कहा। चलो माफ़ी मांगो, खान ने फिर कहा। कहो खान, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। गलती हो गई, माफ़ कर दे, रिदा ने रोते रोते कहा। खान, लाजमी कहना है, खान ने तनबीह की। गलती हो गई मुझसे खान, माफ़ कर दे, रिदा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन खान का अंदाज वही रहा। अब कहो कि खान, मुझे आपसे मोहब्बत है। खान बोला। खान, मुझे आपसे मोहब्बत है, रिदा को कहना पड़ा। खान ने एक कहका लगाया। वहशत ज़दा मोहब्बत, फिर से कहका। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम खान से मोहब्बत करो, खान एकदम सीरियस होते हुए बोला। नफ़रत है मुझे तुमसे, मुझसे नफ़रत करती हो ना। अब पता चला नफ़रत होती क्या है। खान की दुनिया में नफ़रत ही नफ़रत है। इसी नफ़रत के साथ तुमसे मोहब्बत करवाऊंगा और तुम करोगी। खान तुम्हें बताएगा नफ़रत कैसे करते हैं। खान अपनी नफ़रत में ना जाने क्या कुछ बोल गया था। उसने स्टूल को टांग मारी और बाहर निकल गया। रिदा के पास सिवाय रोने के क्या रह गया था। क्या खान का शादी करने का मकसद सिर्फ बदला लेना था। रिदा अपनी किस्मत पर रो रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, वो सोच रही थी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजमा कमरे में आई। मैम, सर ने कहा है 2 दिन बाद आपके भाई और भाभी आ रहे हैं, उसने कहा। और मैम, सर ने कहा है कि आप अपने भाई के सामने कहना होगा कि आपको सर से मोहब्बत हो गई है और सर आपका बहुत ख्याल रखते। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली। और उन 2 दिनों में सर घर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि सर नहीं चाहते कि उनके सामने आपकी आंखों में एक भी आंसू आए। उसने इतना कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। उसे अचानक याद आया, मैम, सर का हुक्म है कि इन 2 दिनों में आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। जिस चीज़ की ज़रूरत है कमरे में ही पहुंचाई जाएगी। मुलाजमा ये कहकर चली गई। रिदा के लिए ये कमरा जेल बन चुका, ऐसी जेल जिसमें से रिहाई नामुमकिन थी। बस अब उसे बर्दाश्त करना था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। किसी से बात नहीं कर सकती थी, ना उसके पास मोबाइल था। वो सकते की हालत में बस बैठी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, रिदा मरी आवाज़ में बोली। दरवाज़ा खुला। वो माँ जी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके हाथ में पानी का गिलास था, जो उन्होंने रिदा की तरफ बढ़ाया। रिदा ने ना चाहते हुए भी पकड़ लिया। वो पास बैठ गई। मुझे आप लोगों की बातें सुनाई दी, वो बोली। रिदा ने उनकी तरफ देखा। अब मुझे कुछ समझ आया कि खान मियाँ क्यों कर रहे हैं ऐसा। बेटा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था खान को, और वो भी सबके सामने, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। खान में बहुत अना है बेटा। वो चुप हुई। मेरी बहनों जैसी दोस्त ने खुदकुशी कर ली खान की वजह से माँ जी, रिदा ने जवाब दिया। मुझे बताया था पाशा ने, उस लड़की का अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन बेटा, खान जैसे इंसान से मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है, माँ जी ने कहा। वो मोहब्बत करती थी खान से। उसने जान देकर साबित किया है कि मोहब्बत ऐसे लोगों से भी होती है। रिदा जज्बाती हो रही थी। मोहब्बत में जान देना कोई बड़ी बात नहीं है बेटी। असल चीज़ है मोहब्बत को समझना, अगले इंसान के दिल में घर करना, उसे एहसास दिलाना कि आपको मोहब्बत है, ख़ास तौर पर ऐसे इंसान को जिसका दिल नफ़रत में डूबा हो। मोहब्बत अपनी जगह बना लेती है, लेकिन उस लड़की ने हार मान ली। उसकी मोहब्बत कमज़ोर थी, जिसका जान देकर भी खान पर कोई असर नहीं हुआ। माँ जी खामोश हुई। उसने तो इल्तिजा भी की थी मोहब्बत की, रिदा ने कहा। मोहब्बतें भीख में नहीं मिला करती कि आदमी कशकोल लेकर दरिया पर धूनी मार कर बैठ जाए। बात नसीब और देने वाले की मर्ज़ी पर मुनहसर होती है। कभी कभी चंद बूंदें सैराब कर देती हैं, और कभी सावन भी नाकाफ़ी होता है। कभी नार साए के दश्त में भटकते उम्रें बीत जाती हैं, प्यास सवा होने लगती है, हलक में कांटे उगाते हैं, हिजर के सोल रूह छलनी कर देते हैं, और कभी चंद कदमों की मुसाफत तर इस्तजाब बाह कर देती है, और तन मन बसल की बारिश में भीग जाता है। माँ जी ने जवाब दिया। मैं समझी नहीं माँ जी।
छोड़िए बेटा, फिर किसी वक्त समझाऊंगी। मुझे आपकी आंखों में मोहब्बत नज़र आ रही है। बेटी, मैं नहीं जानती आपकी कहानी क्या है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ, सिर्फ आप ही हैं जो खान को बदल सकती हैं। वो रिदा की आंखों में देखते हुए बोली, मैं? आपने देखा ही है जैसा सलूक होता है मेरे साथ होता है। पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है मुझे। रिदा अश्कबार थी। मैं समझती हूँ, वो बोली। आप क्यों नहीं समझाती उन्हें? मैंने देखा है आज आपके हाथ से खाना खा रहा था, इतनी इज्जत करता है आपकी। उन्हें खुदा के लिए मुझे क्यों अजियत दे रहे हैं? रिदा की बात सुनकर वो थोड़ी मुस्कुराई। मैंने माँ बनकर पाला है उसको, छोटा सा था जब से मेरे हाथ से खाना खा रहा है। बस माँ का प्यार तलाश करता, लेकिन मैं एक मुलाजमा हूँ, खान के मामलात में कोई दखल नहीं देता। ये याद रखिए, आप उनकी बीवी हैं, आपका मकाम मुझसे ज़्यादा है। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, खान की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो मोहब्बत की है, जिसने उसको इस कदर वहशतनाक बना दिया है। तो अब मैं क्या करूँ? रिदा ने मासूमियत से कहा। वही करिए जो वो चाहते हैं। क्या मतलब? रिदा बोली। मोहब्बत, माँ जी ने जवाब दिया। लेकिन कैसे माँ जी? जो नफ़रत मुझे है उससे वो कैसे ख़त्म होगी, जो हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है? ख़त्म करना होगा इस नफ़रत को बेटी। आपने खान का सिर्फ ये वाला पहलू देखा है, उसके दूसरे पहलू को पहचानने की कोशिश करो। असली खान को जानो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो नफ़रत के नीचे दब चुका है। उसे मोहब्बत से निकालने की कोशिश करो, आप कर सकती हैं। खान जैसे इंसान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? रिदा ने कहा। आपकी दोस्त ने भी तो की ही थी। खान इंसान बुरा नहीं है। खान के नीचे से शाज़िल को पहचानने की कोशिश करें। वो ऐसे कह रही थी जैसे रिदा से ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाना चाह रही है। मुझे खौफ आता है उससे। इस कदर नफ़रत ज़दा इंसान से मोहब्बत की तवक्को रखी जा सकती है क्या? रिदा बोले। बेटी, अगर आप अपनी नफ़रत ख़त्म करने में कामयाब हो गई तो समझ लेना खान भी कर सकता है। रिदा खामोश रही। खान बचपन से मोहब्बत से महरूम रहा है। लोगों की नफ़रत ने उसके अंदर नफ़रत भर दी है। छोटा सा था, माँ छोड़ गई। 15 साल की उम्र में बाप भी छोड़ गया। कोई रिश्तेदार नहीं था। जो थे उन्होंने यतीम बच्चों से मुंह मोड़ लिया। वो और सानिया तन तनहा थे, तभी से उनके साथ हूँ। वालिदैन की मोहब्बत से महरूम खान इतनी छोटी उम्र में ही वालिदैन का कारोबार चलाने लगा। लेकिन दुनिया बहुत परे भी है। खान बच्चा था। खैर, वो अलग कहानी। वक्त गुजर रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस मासूम बच्चे को खान बनने पर मजबूर कर दिया। माँ जी चुप हुई तो उनकी आंखें अश्कबार थी। ऐसा क्या हुआ था माँ जी? रिदा सुनना चाहती थी। फिर कभी सही, वो बोली। मुझे आपसे हमदर्दी है बेटी, क्योंकि अब आप खान की ज़िंदगी में, और खान खान ही है। आपको सोचना होगा, वरना ये नफ़रत नासूर बन जाएगी। जो शख्स ऐसी नफ़रत कर सकता है तो सोचो मोहब्बत कैसी करेगा जब करेगा तो। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। माँ जी के जाने के बाद रिदा सोच में पड़ गई। उन्होंने उसे खान के दूसरे पहलू के बारे में कहा था। क्या खान का कोई और पहलू भी है? वो सोच रही थी। क्या उसे खान के बारे में सोचना चाहिए था? वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी। माँ जी की बात सुनने के बाद शायद रिदा के दिल में कोई नरम गोशा पैदा हुआ था। अचानक उसे सानिया की याद आई। उसने जाने के बाद रब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ एक दफ़ा उसने कॉल की थी, इसके बाद कुछ खबर नहीं। वो लोग तो हनीमून के लिए गए हुए थे, इतने महीने हो गए, वापस क्यों नहीं आए? और सानिया ने भाई की शादी में भी कोई शिरकत नहीं की। ये सारी सोचें रिदा को एक साथ आ गई। क्या सानिया को पता ही नहीं है? खान ने बताया ही नहीं होगा, क्योंकि सानिया खान के लिए रुकावट बन सकती थी। रिदा के जहन में हज़ारों सवालात उठ रहे थे और वो खुद ही उनके जवाबात दे रही थी। उसने इन सब ख्यालात को झटक कर खान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आखिर क्या है खान की कहानी? आखिर क्यों वो इतना वहशतज़दा है? मलाइका की मौत का ज़िम्मेदार खान तो नहीं है। अगर मलाइका खान से मोहब्बत करती थी तो ज़रूरी तो नहीं खान भी मोहब्बत करता। वो यही सब सोचते सोचते लेट गई, क्योंकि अब 2 दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसे पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उसने ख्वाब देखा कि एक उजड़ी हुई वीरान जगह पे खड़ा समीर उसे पुकार रहा है। वो उसकी तरफ जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं पाती। उसके कदम नहीं उठते, ऐसे जैसे ज़मीन में गड़े हों। वो उसकी तरफ पे बस बच्चे की तरह बाजू फैलाती है, लेकिन उसी लम्हे खान नमूदार होता है, हाथ में पिस्तौल पकड़े। खान कोई खौफनाक गुंडा लग रहा होता है। वो समीर पे पिस्तौल तान लेता है। बोलो, मुझे इससे मोहब्बत है। खान ख्वाब में भी उसी तरह धाड़ता हुआ रिदा को ये बोलने के लिए कहता है। रिदा नहीं बोल पाती। बोलो, खान एक हवाई फायर करता है। रिदा सहम कर कानों पे हाथ रखती है। मुझे समीर से मोहब्बत है, वो चिल्लाकर कहती है। खान समीर पर पिस्तौल तान के गोली चला देता है, जो उसके सर में सुराख करती गुजर जाती है। नहीं, रिदा रोती हुई चीखती है। समीर का बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा होता है, उसके सर से खून बह रहा था। अचानक खान रिदा की तरफ मुड़ता है, उसके करीब आता है, उसकी आंखों में खून उतरा होता है।
बोलो खान, मुझे तुमसे नफरत है। खान गरजदार आवाज़ में कहता है। रिदा को गुस्सा आता है और वो नफरत से चीखती हुई कहती है, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। उसी लम्हे खान रिदा पर गोली चला देता है। रिदा चीख मारती हुई बेदार होती है। वो बैठ जाती है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। मैम आप ठीक है? पास खड़ी मुलाजमा की आवाज़ आती है। उसने हाथ में खाने की ट्रे पकड़ी हुई होती है। रिदा गैर यकीनी तौर पर इधर उधर देखती है, ये यकीन करने के लिए कि वो एक ख्वाब था। मैम आपका लंच। रिदा का जवाब ना पाकर मुलाजमा कहती है। वो ट्रे एक तरफ पड़े टेबल पर रखती है और चली जाती है। ऐसे ही रात का खाना कमरे में पहुंचा दिया जाता है। उसे इस कमरे में अपनी हैसियत एक कैदी से ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आती और ऐसा उसके साथ 2 दिन होना था। इसके बाद न जाने क्या होता। खैर ऐसे ही सब सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह दरवाजे की दस्तक उसे नींद से बेदार करती है। मैम उठ जाइए, आपका नाश्ता आ रहा है, मुलाजमा कहकर चली गई। रिदा कुछ देर लेटी रही, फिर फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद माँ जी नाश्ता लिए कमरे में दाखिल हुई। रिदा उनको देखकर खुश हो गई क्योंकि उनमें अपनायत नज़र आती थी। ले बेटा नाश्ता कर ली, नाश्ता रिदा के आगे रखते हुए बोली और सामने बैठ गई। फिर उसी वक्त उठ गई। मैं देखने आई थी आपको कि कैसी हैं आप। खान मियाँ ने ताकीद की थी कि आपका ख्याल रखना है। वो खड़े होते हुए बोली। है, खान ने ख्याल रखने का कहा। रिदा ने दिल ही दिल में सोचा। माँ जी कहकर पलटने ही वाली थी कि रिदा ने कहा, मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाएंगी क्या? रिदा का कहना था वो रुक गई। क्यों खान बनना चाहती है? वो मुस्कुराती हुई बोली, जिसके जवाब में रिदा भी हंसने लग गई। काश मैं भी खान की तरह होती, बराबर की टक्कर मिलती तो सीधा हो जाता। रिदा हंसते हुए बोली, टक्कर तो अब भी दे रही हैं आप। नफरत का जवाब नफरत से ही। क्या मिलता सीधा हुआ या और ज़्यादा टेढ़ा हो गया? वो दवाला रिदा की तरफ बढ़ाती हुई बोली। रिदा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। बेटा हर इंसान के अंदर एक खान और एक आम इंसान मौजूद होता है। खान नफरत से पलता पलता बड़ा होता है, जबकि आम इंसान मोहब्बत से। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, पता है आप खान से क्यों नफरत करती हैं? क्योंकि आपने उनके लिए नफरत पाली हुई है दिल में, जिसकी वजह से कोई अच्छा पहलू नज़र नहीं आता। वो चुप हुई। लेकिन रिदा के दिल में भी तो मरी हुई मोहब्बत थी। वो खान से कैसे मोहब्बत करती? सच कहते हैं दुनिया में मरी हुई मोहब्बत से ज़्यादा मुर्दा और कोई चीज़ नहीं होती, और इससे भी ज़्यादा मरे हुए वो लोग होते हैं जो इस मुर्दा मोहब्बत का जनाजा अपने वजूद के अंदर दफनाए जिंदा लोगों के दरमियान चलते फिरते उठते बैठते हैं। रिदा भी उन्हीं में से एक थी। कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत मर जाती है बिल्कुल अचानक, और जब मोहब्बत मर जाए तो उसे दफना देना चाहिए ताकि मन आंगन में बसती और मोहब्बतों को उसके ताफुन से महफूज रखा जा सके। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सारी उम्र ज़िंदा मोहब्बतें भूलकर ताफुन ज़दा मुर्दा मोहब्बतें ढूंढते रहते हैं। मुझे खान की कहानी बताइए माँ जी, रिदा बोली। फुर्सत में बताऊंगी, मुझे लगता है तुमने खान के बारे में सोचा है। वो बोली, मैं बेबस हूँ, मेरी मोहब्बत किसी और के लिए थी। रिदा की आंखें नम हो गई। मैंने कहीं पढ़ा था बेबसी में बहुत गहरा राज छुपा है। बेबसी अता है, बंदा बहुत डरता है बेबसी से, लाचारगी से। नादान जानता ही नहीं कि वो क्या पाने वाला है। जब बना की तमाम झूठी बेसाखियाँ बेकार हो जाए, इंसान अपनी ही ख्वाहिश के कदमों पर आ गिरे। वो इंसान जिसको खुद पर बहुत नाज था, वो जिसे किसी बेबस पुतले सा रब की मंशा पर ज़मीन बोस हो जाए, जहाँ हर अमल बेख्तियार हो, हर अज़ू उसके सामने लाचार हो, हर सोच फैसले से आ रही, जब ज़बान तक खामोश हो जाए और जब दिल कह उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो लम्हा अल्लाह लम्हा मोजज़ा लम्हा अता होता है कि ये लम्हा इंसान के इख्तियार में नहीं, ना ये वो खुद पर तारी कर सकता, ये अता है, सरासर अता थी। माँ जी ना समझने वाले अंदाज में बोली। रिदा की हालत देखकर उन्होंने जवाब सुनने का इंतज़ार नहीं किया। चले छोड़िए, बाद में बात करेंगे, आप नाश्ता करें, ये कहकर वो चली गई। वही मोहब्बत खान में तलाश करो, क्योंकि अब यही आपका मुकद्दर है, उन्होंने जाते जाते कहा। दोपहर को रिदा नहा के निकल रही थी। वॉशरूम से तौलिए से बाल खुश करते हुए रूम में आई। वो अपनी सोचों में चलती आ रही थी। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और बेध्यानी से तौलिया बेड पर फेंक दिया। जैसे ही वो पलटी, उसकी चीख निकल गई। बेड पर खान बैठा हुआ था और तौलिया उसके ऊपर जाके गिरा था। वो डर गई। उसने लर्जते हाथों से तौलिया हटाया। खान घूर रहा था। रिदा के गीले बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे से पानी के कतरे कतार बनाते हुए बह रहे थे, जो उसकी दिलकशी में इजाफा कर रहे थे। आप सॉरी, मैंने देखा नहीं, रिदा ने डरते हुए कहा। खान बोले बगैर घूर रहा था। खान ने हाथ खींचकर उसे अपने सामने बिठाया और फिर गौर से देखने लग गया। रिदा की धड़कन बढ़ रही थी। क्या देख रहे हैं? वो बोली। देख रहा हूँ कितनी प्यारी हो तुम, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे नफरत है, खान ने जवाब दिया।
पता है क्यों? क्योंकि तुम इसी काबिल हो। खान ने नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। अब तो कल आने वाले थे ना? रिदा ने बात बदलने की कोशिश की। क्यों, अपने घर में मैं तुमसे पूछ कर आऊँगा क्या? खान ने गुस्से से कहा। ओह, याद आया, मैं बताने आया था कि तुम्हारा आशिक जो है ना, उसने शादी कर ली है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा है। खान ने कहका लगाया। बड़ा हाथ पकड़ के एक दूसरे का साथ उम्र भर ना छोड़ने का वादा किया था ना। लो, वो जी रहा है अपनी ज़िंदगी। वो मोहब्बत करके भी तुमसे दूर है, और खान ने नफ़रत भी की तो तुम्हें आए रख के। बेहतर कौन हुआ, वो या खान? खान ने एक बार कहका बुलंद किया, जबकि रिदा अपने दिल की किरचियाँ समेटने में मसरूफ़ थी। हाय, बहुत दुख हो रहा होगा सुन के। खान ने मूँछों को मरोड़ते हुए बोला। मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो मर्ज़ी करे। रिदा ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ये बात खान को थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसका मकसद रिदा को जलाना और तकलीफ़ पहुंचाना था। ताल्लुक़? खान ने कहका लगाया। मोहब्बत किधर गई तुम्हारी? अब मैं किसी और की बीवी हूँ। किसी और को सोचना मेरे लिए गुनाह है, रिदा बोली। आज ना जाने वो कैसे खान के सामने बोल रही थी। शायद माँ जी की बातों का असर हो गया था। बकवास कर रही हो तुम? खान गरजा। मुझे तुम्हारी आंखों में नज़र आता है वो। खान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। रिदा खामोश बैठी थी। मुझे इसीलिए तो तुमसे इतनी नफरत है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे उसका चेहरा नज़र आता है। खान का लहजा एकदम धीमा हो गया। उसने रिदा के गाल से बहता पानी का कतरा अपनी उंगली पे उठाया और उसे घूरने लगा। तुम्हें पता है, नफ़रत में मोहब्बत से ज़्यादा ताकत होती है। तुमने कहा था तुम्हें खान से नफ़रत है, और आज तुम खान की बीवी हो। पता है क्यों? क्योंकि खान को तुमसे नफ़रत है। नफ़रत ने हासिल कर लिया और मोहब्बत हाथ मलती रह गई। खान ने वो कतरा अपनी उंगलियों में मसल दिया। इससे पहले कि रिदा कुछ बोलती, खान दोबारा बोला। कल तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है? अगर कोई ऐसी वैसी बात की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। खान ने इतना कहा और उठकर दरवाजे की तरफ चल दिया। खान, रिदा ने आवाज़ दी। रिदा की पुकार ने खान के अंदर तक दस्तक दी। वो रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। इस सब में मेरा क्या कसूर है? रिदा की आवाज़ भर आई। खान कुछ देर खड़ा रहा, फिर पलटा। कसूर ये कि तुमने खान से नफ़रत की है। खान नफ़रत का जवाब नफ़रत से देता है, खान ने कहा। और मोहब्बत का? रिदा ने फ़ौरन कहा। खान कुछ ना बोल पाया। वो आंखें फाड़े रिदा को घूरता रहा। खान ने कोई जवाब न दिया और बाहर निकल गया। उसे लगा शायद खान लाजवाब हो गया। न जाने रिदा के अंदर ऐसी कौन सी हिम्मत आ गई थी कि वो खान के सामने जवाब देने लग गई थी। न जाने आज क्यों खान को लाजवाब करके उसे मज़ा आया था। खैर, उसका ये दिन और रात ऐसे ही कमरे में गुजर गया था। सुबह उसे नाश्ते के लिए बुलाया गया तो वो पहले की निस्बत खुश दिखाई दी। माँ जी और खान पहले ही बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, रिदा कहती हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माँ जी ने जवाब में दुआ दी। नाश्ता शुरू हुआ। माँ जी ने नवाला खान को खिलाया तो रिदा गौर से देख रही थी, और वो ऐसे ही कितनी देर देखती रही। क्या देख रही हो? नाश्ता करो, खान ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं, रिदा बोली। क्या? खान ने घूर के पूछा। यहीं कि आप मोहब्बत का जवाब कैसे देते हैं? रिदा ने खान की आंखों में देखते हुए पूछा। खान का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। शर्म नहीं आती माँ जी के सामने ऐसी बात करते हुए? कितने लोग खड़े हैं, खान ने सख्ती से कहा। क्यों, ये ऐसी कौन सी बात जो माँ जी के सामने नहीं हो सकती? रिदा बोली। और रही बात नौकरों की, आप सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे शौहर से बात करनी है, रिदा नौकरों को मुखातिब करते हुए बोली। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, रिदा हुक्म देते हुए बोली। एक तरफ तो उन्हें खान का डर, दूसरी तरफ खान की ही बीवी हुक्म दे रही। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। आखिर वो हुक्म की तामील करते हुए चले गए। चले, अब बताइए, अब तो कोई भी नहीं है, रिदा फिर बोली। माँ जी ये देखकर मुस्कुराने लग गई। खान सामने पड़ी प्लेट को ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद खान उठा और कुर्सी को ज़ोरदार किक मारी। वो लड़खड़ाती हुई दूर जा गिरी। खान ने गुस्से से रिदा की तरफ देखा और बाहर निकल गया बगैर कुछ बोले। रिदा थोड़ी परेशान हुई, लेकिन माँ जी ने अंगूठे का इशारा करके रिदा को शाबाश दी, जिससे वो मुस्कुराने लग गई। ये तो आपका भी नया पहलू है, माँ जी ने कहा। मैंने आपकी बातों पे गौर किया, रिदा बोली। तो क्या आपने नफ़रत मिटा दी है? माँ जी ने कहा। पता नहीं माँ जी, लेकिन मैंने अच्छा सोचना शुरू कर दिया, रिदा ने जवाब दिया। ये रूप आपका अच्छा है, इसी को इस्तेमाल करो। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे आज आपने हिम्मत की। खान मियाँ को ज़रूर गुस्सा आया, लेकिन उनको एक उम्दा जवाब भी मिला है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। अपने अंदर की उसी लड़की को जगाओ और जगाए रखो। खान की नफ़रत का सामना करो हंस के। इसी किस्म के शरारतीपन को बरकरार रखो। यही नफ़रत का तोड़ है। वो चुप हुई। रिदा उठ के उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। खान की कहानी क्या है माँ जी? रिदा ने पूछा।
बताऊंगी कभी, आप हर बार ऐसे ही कह देती हैं, आज मैं जान के रहूंगी, रिदा ने जिद करते हुए कहा। वो थोड़ा मुस्कुराई। अच्छा नाश्ता कर लें पहले, मुझे अपने हाथ से ही खिलाएं, रिदा ने कहा। मुझे दो दो खान मिल गए, उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर नाश्ता करने लग गई। नाश्ते से फारिग होकर वो दोनों लॉन की तरफ चल दी। रिदा ने काफ़ी दिनों बाद खुली फिजा में सांस लिया था। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। खान मियाँ बहुत मासूम, ज़हीन और सुलझे हुए लड़के थे। स्कूल में बहुत हमेशा अच्छे ग्रेड्स आते थे। उन्होंने बताना शुरू किया। रिदा गौर से सुन रही थी। जब उसे प्यार से शाजी शाजी कहते थे, वालदा की वफ़ात के बाद खान गुमसुम रहने लगा था। अपनी माँ की बहुत कमी महसूस करता था। फिर इसके बाद मैंने ही पाला उसे, मुझसे काफ़ी अटैच था। मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था, मैं और मेरे शौहर ही थे। अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा था और फिर शौहर भी छीन लिया। हम गरीब लोग थे। खान के वालिद का हम पर बड़ा एहसान है। मैं बहुत अरसे से उनके घर काम रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक घर के मेंबर की हैसियत ही दी थी हमेशा। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था। वक्त गुजर रहा था कि एक दिन जब जब खान के वालिद घर आए तो उनके साथ छोटी सी 1.5-2 साल की बच्ची थी जिसको उन्होंने उठाया हुआ था। मालूम करने पर पता चला रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दोनों मियाँ बीवी की मौत होगी, लेकिन ये छोटी सी बच्ची बच गई। कोई रिश्तेदार का पता नहीं चला तो वो उस बच्ची को घर ले आए। उस दिन से एक नए फ़र्द का इजाफा हो गया। यानी सानिया खान की सगी बहन नहीं है? रिदा ने उनकी बात काटते हुए हैरानी से पूछा। नहीं बेटा, लेकिन खान के वालिद ने ताकीद की थी कि सानिया को ऐसा कभी ना लगे। उन्होंने खान से बढ़कर उसे प्यार दिया और खान मियाँ को भी यही कहा। खान को भी बहन की कंपनी मिली तो दिल लग गया, लेकिन ये ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहा। खान 15-16 साल का था कि वालिद भी गुजर गए। ये एक मुश्किल मरहला था। सानिया भी छोटी और खान भी। घर उजड़ गया था। दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। खान के एक चाचू उसके बाप के बिजनेस पार्टनर थे। उनकी वफ़ात के बाद खान को इतनी छोटी उम्र में कारोबार सौंप दिया गया। खान अभी ना समझता, उसे पता नहीं था कि उसके चाचू ने धोखे से बहुत सारा हिस्सा हथिया लिया और ख़ुद मुल्क से बाहर चले गए। मेरे जानने वाले एक वकील थे जिन्होंने इस मामले में खान की मदद की। बच्चे हिस्से में एक कारोबार सेट करवा दिया। यूँ इसी उम्र में वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। यूँ इस उम्र में उसने बहुत सी सख्तियाँ झेली। ये जो हालात और वक्त होता है ना बेटा, ये बहुत गहरे घाव देते हैं जो इंसान की रूह तक को घायल कर देते हैं, और फिर यही वक्त मरहम भी बन जाता है। वक्त गुजर रहा था। खान मियाँ 16 के हो गए। अब वो एक समझदार और ज़िम्मेदार इंसान बन चुके थे, लेकिन हमेशा की तरह कुदरत ने एक और चाल चली। अभी बात जारी ही थी कि गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही गाड़ी अंदर आई। वो रिदा के भाई और भाभी थी। उनको देखते ही रिदा उनकी तरफ दौड़ी। उनसे मिलने के बाद वो उसी तरफ आए जिधर माँ जी बैठी हुई थी। भाई, ये माँ जी हैं, पूरे घर की और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। और माँ जी, ये है मेरे भाई और भाभी, रिदा ने तारुफ करवाते हुए कहा। रिदा के भाई माँ जी से खुश दिली से मिले और ख्याल रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अंदर चलते हैं, माँ जी ने कहा, और वो चलते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। माँ जी के एक इशारे पर मेहमानों के लिए खातिर तवाज़ो का इंतज़ाम किया गया। खान कहाँ हैं? रिदा के भाई ने पूछा। बाहर गए हैं, इत्तला दे दी है, आते ही होंगे, माँ जी ने जवाब दिया। रिदा भाई के आने से बहुत खुश थी। इतने दिन से वो जिस घुटन का शिकार थी वो उनके आने से दूर हो गई थी। थोड़ी देर बाद खान आ गया। खान के आते ही माँ जी उठकर चली गई। खान रिदा के साथ बैठ गया। बातें शुरू हुई जो बिजनेस से होती हुई घर पे आ गई। रिदा, तुम खुश हो? रिदा के भाई ने पूछा। रिदा ने साथ बैठे खान की तरफ देखा। जी भाई, बहुत खुश हूँ, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, रिदा ने मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया। अब तो बाकायदा मोहब्बत हो गई है, रिदा ने खान को आंख मारी। खान ने रिदा की तरफ नहीं देखा, अलबत्ता उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। अरे वाह, बहुत खुशी हुई तुम्हें खुश देखकर, रिदा का भाई बोला और उसने खान का शुक्रिया अदा किया, जिसके जवाब में खान ने सख्त सी मुस्कुराहट पेश की। मैं 1 महीने के लिए बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर जा रहा हूँ, सोचा तुम्हारी भाभी को भी साथ ले जाऊँ, उसके भाई ने रिदा को बताते हुए कहा। जी भाई, ये ठीक है, रिदा बोली। खान प्लीज़ मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, हमेशा से ये लाडली रही है, दुख भी बहुत झेला है इसने, इसके भाई ने खान से दरख्वास्त करते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, ख्याल तो इसका मैं बहुत ही अच्छी तरह रखूँगा, खान ने रिदा को अजीब सी नज़रों से देखते हुए जवाब दिया। काफ़ी देर वो बैठे बातें करते रहे। दोपहर के खाने के बाद वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। उनके
जाने पे रिदा थोड़ी रंजीदा थी क्योंकि वो उनके साथ अच्छा महसूस कर रही थी। उनके जाने के बाद खान ने रिदा से कोई बात ना की और पाशा के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। भाई पता नहीं कि ये खान क्या क्या कर रहा है, इतना कोई ट्रेजेडी तो नहीं थी इसकी लाइफ में, लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है इसकी अगली एपिसोड में। और मैं कुछ और भी नावल स्टार्ट करने लगी हूँ इस चैनल पर, होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया। मैं चेक भी करूँगी कि उस राइटर का ऑलरेडी चैनल मौजूद ना हो, अदरवाइज़ स्ट्राइक से आजकल मुझे बहुत डर लग रहा है यार। लोगों को बहुत स्ट्राइक्स आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ऐसी वैसी स्ट्राइक मिले जिससे मेरे चैनल पर कोई असर पड़े, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी सारे नावल्स मैंने हाइड भी कर दिए और काफ़ी सारे नावल्स को मैंने दूसरे चैनल्स पर शिफ्ट कर दिया। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने ज़ीनिया शर्जील का नावल नहीं सुना, प्यार हुआ था, तो फॉरएवर बुक हेवन पर जाकर आप लोग सुन सकते हैं। वहाँ की प्लेलिस्ट को देख लें। इधर भी वैसे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप लोग कम्युनिटी में जाएं, वहाँ पर पोस्ट मैंने की हुई है, तो वहाँ से आप लोग उस नावल को सुन सकते हैं। नहायत ज़बरदस्त है और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।